नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेके आया हूँ। जिसके पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कुछ भी समस्या आती है टॉपिक के अंदर तो मुझे आप बताइए, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलिसिस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जीव द्रव्य कुंचन होता क्या है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं आज। जब पादप कोशिका में परासरण से पानी की हानि होती है, परासरण हमने पढ़ा था ही सही, ठीक है। तो परासरण में होता क्या है वो आपको पता है। तो जब पादप कोशिका में परासरण से पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। मतलब संकुचित होना क्या, सिकुड़ जाना। किसी एक गुब्बारे को ले लेते हैं, उसके अंदर खूब सारा पानी भर देते हैं तो गुब्बारा एक टाइम पे फूल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी गुब्बारे में से हम थोड़ा थोड़ा करके अगर पानी निकाल देते हैं तो वो सिकुड़ने लग जाता है गुब्बारा, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ कोशिका की बात हो रही है, पादप कोशिका की बात हो रही है, या कोशिकाओं को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोशिका के अंदर से पानी की मात्रा निकलने लग जाती है, रिमूव होने लग जाती है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम जीव द्रव्य कुंचन। मतलब कोशिका फिर सिकुड़ने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम, एग्जाम्पल के थ्रू एक डायग्राम लिया है कोशिका का। ये नॉर्मल कोशिका है, ठीक है। मतलब नॉर्मल सेल जो होती है, व्यवस्थित सेल, मतलब जिसको बोलते हैं एक्टिव सेल, ठीक है, नॉर्मल सेल। तो जिसके बाद इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य कुंचन होने के पश्चात क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये जो जीव द्रव्य कुंचन होता है तो इसके अंदर आसपास जो वाटर है, ठीक है, बहुत सारा पानी होता है, तो वो धीरे धीरे रिमूव होने लग जाता है, मतलब बाहर निकलने लग जाता है इसकी अर्धपारगम झिल्ली के थ्रू। मतलब परासरण की क्रिया किस में होती है, अर्धपारगम झिल्ली कार्य करती है वहां पे, जब भी परासरण की क्रिया होती है धीरे धीरे पानी रिमूव होने लग जाता है, जिसके कारण से जो इसका आंतरिक पदार्थ होते हैं, आंतरिक पदार्थ, ठीक है, वो आपस में सिकुड़ने लग जाते हैं तथा इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी सिकुड़ने लग जाती है, ठीक है। ये इसकी सेकेंड स्टेप मतलब बी है। इसको बोलते हैं हम प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन, ये प्राथमिक जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। इसी टाइप धीरे धीरे यह स्टेज आगे बढ़ती जाती है, जिसमें हम देखते हैं आगे बढ़ने के कारण, जिसमें हम देखते हैं कि एक और डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम कि वह एक स्टेज ऐसे आ जाती है कि उसके आसपास पूरी तरह से स्पेस बन जाती है। जो सेल्स होती हैं उसके आसपास की जो जगह होती है अंदर की, उसके अंदर स्पेस बन जाती है, जिससे जो आंतरिक मटेरियल होता है वह पूरा एक, जो सेल मेम्ब्रेन है वो गोले के आकार में बन जाती है तथा आंतरिक मटेरियल है वह सिकुड़ कर पूरी तरह से एक गोले का रूप ले लेता है। तो यह इसी को बोलते हैं हम जीव द्रव्य कुंचन, जिसको हम जो लास्ट स्टेज होती है इसकी, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष जीव द्रव्य कुंचन या इविडेंट प्लाज्मोलिसिस, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं, जब पादप कोशिका में परासरण की क्रिया से पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। संकुचित होना मतलब सिकुड़ना, जिससे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। मतलब सिंपल सा है, अगर कोशिका के अंदर से हम पानी निकाल दें तो वह सिकुड़ जाएगी, ठीक है। मैंने अभी गुब्बारे का एग्जांपल लिया था, सेम वैसे ही अगर गुब्बारे के अंदर से हम पानी धीरे धीरे रिमूव करते हैं तो वह गुब्बारा सिकुड़ने लग जाता है, मतलब उसकी जो पूर्व अवस्था होती है उसके अंदर जाने लग जाता है। सेम पोजीशन होती है यहाँ पे भी। तो इसके 3 स्टेप में कार्य करती है। नॉर्मल सेल होती है, जिसके बाद वो प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन होता है, जैसे कि थोड़ा कम मात्रा में हो जाता है, और लास्ट स्टेज होती है उसकी जो प्रत्यक्ष जीव द्रव्य कुंचन बोलते हैं हम, इविडेंस प्लाज्मोलिसिस। वह पूर्ण रूप से संकुचित हो जाते हैं, उसके आंतरिक पदार्थ होते हैं जैसे न्यूक्लियस वगैरह, वो आपस में सिकुड़ जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन उसको घेर लेती है, ठीक है। ये था इसका परिभाषा एंड एग्जांपल्स। इसके बाद इसके अंदर ही एक और टॉपिक बताया गया, जीव द्रव्य विकुंचन। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि यदि जो सेल होती है कंप्लीटली संकुचित है सेल, और उस सेल को हम वापस अगर किसी लिक्विड या पानी के अंदर डाल देते हैं, जल के अंदर उस सेल को डाल देते हैं, तो कुछ समय बाद वह सेल वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए। इसके अंदर 2 स्टेप कार्य करिए, आंतरिक परासरण एवं बाह्य परासरण, ठीक है। आंतरिक परासरण कौन सा होगा, यहाँ पर विकुंचन के अंदर आंतरिक परासरण होगा, क्योंकि यह अंदर की ओर एग्जेक्ट करेगी। ये जो सेल, ये जो अंदर सेल है, इसको अगर हम पानी डाल दिया तो यह अंदर की ओर पानी को खींचने का कार्य करेगी। और जो हमारी जो पिछली स्टेज थी वो थी बाह्य परासरण, मतलब सेल से बाहर पानी जा रहा था, ठीक है। तो ये थी इसकी स्टेप्स।
जिसके बाद जीव द्रव्य कुंचन का महत्व बताया गया। तो इसका महत्व कैसे, क्या कार्य करता है, तो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, जीव द्रव्य कुंचन एक कोशिका की सजीवता का निर्धारण करने में सहायक होती है कि वह जीवित है या अजीवित। ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन का कहाँ यूज किया जाता है, अगर किसी कोशिका की जांच निकालनी है हमको या चेक करना है कि यह जीवित है या नहीं, तो वो कैसे होगी, अगर मान लो अगर हमारे पास कोई कोशिका है, ठीक है, उस चेक करना है हमको कि वो जीवित है या नहीं, तो या तो उसको जल के अंदर डाल सकते हैं हम और उसको देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं उसको कि वो सिकुड़ रही है या फिर पूर्व अपनी अवस्था में आ रही है, मतलब वो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं कि जीवित है या अजीवित है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका, जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मा झिल्ली के अर्धवार्गम झिल्ली को सत्यापित करता है। मतलब जो जीव द्रव्य कुंचन होता है उसके अंदर कौन कार्य करता है, अर्धवार्गम झिल्ली, जो पानी को अंदर ले जाने और बाहर ले जाने का कार्य करती है। मतलब सेल्स के ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, वो अर्धवार्गम झिल्ली का कार्य करती है और वह जो मतलब जल है या अन्य लिक्विड है उसको बाहर और अंदर ले जाने का, आने जाने का कार्य करती है। ठीक है, थर्ड स्टेप में बता रखा है, जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया द्वारा किसी भी जीवित कोशिका के पराशरण दाब का मापन किया जा सकता है। मतलब इसका पराशरण दाब होता है, उसको हम माप सकते हैं कि कितने प्रेशर से कार्य कर रही है। लेकिन हमने पराशरण दाब पढ़ा नहीं है, स्टडी नहीं की है अभी, मतलब इसकी वीडियो आपको नहीं बताई गई मैंने, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में पराशरण दाब ही लेके आऊँ मैं, तो आप समझ जाओगे पराशरण दाब होता क्या है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर समझ में नहीं आया हो कुछ टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, और कुछ भी प्रॉब्लम आती हो डायग्राम वगैरह में तो डायग्राम भी मैंने बना दिए हैं एकदम स्पष्ट रूप से, कोई समझने में कुछ प्रॉब्लम आती हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।